सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई और स्वप्निल श्रीवास्तव का नमस्कार। स्वप्निल कैसी हो? पहली बार साथ आ रहे हैं हम दोनों। बिल्कुल, और आज मतलब थोड़ा अलग तरीके की कौतूहल जैसी भावनाएं जाग रही है, मतलब कि पहली बार हम दोनों साथ बैठे में हैं करने वाले और हैं। हमारे साथ सारे श्रोता भी जुड़ रहे हैं। तो हम क्यों ना उन्हें आज के विषयों के बारे में बता दें। बिल्कुल, तो आज हमने जो विषय लिए हुए हैं वो है सखी विशेष। आज बात करेंगे तो सखी विशेष में हम बात करेंगे डॉक्टर माया टंडन की। और इसी के साथ जो आज की एक समस्या है, अभिभावकों में काफी तनाव होता है बच्चों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर और उनके भविष्य को लेकर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और आज एक विशेष दिन भी है, मतलब दिन तो वो कल है, क्योंकि चर्चा हमें आज करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है भारतीय अंगदान दिवस। क्योंकि हम कल मिल नहीं पाएंगे हमारे सखी सखाओं से, तो उसके बारे में हम आज ही चर्चा करेंगे। और फिर आखिर में होंगे हमारे व्यंजन, जो कि हमारा बिल्कुल पसंदीदा विषय होता है। बिल्कुल। और खैर विषयों की तो क्या बात करें, विषय तो सभी बहुत रोचक, और हमारे देखो सुनने वाले जितने हमारे साथी हैं, सखा सहेली हैं, सब बताते रहते हैं कि कौन सा विषय उन्हें ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा थोड़ा सा उसमें ज्यादा उनको जानकारी चाहिए। तो वो सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन क्यों ना एक गीत से शुरुआत की जाए। बिल्कुल। गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, बादल से रस रंग बरसे,
करती है बरखा दीवानी, गोरी सिमटने की डर से अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। तो स्वप्निल, आज हम जो बता रहे थे कि सखी विशेष में हम बात करेंगे डॉक्टर माया टंडन की। तो डॉक्टर माया टंडन सहायता नामक ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष हैं। पहले इस ट्रस्ट का नाम डॉक्टर M.N. टंडन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट था। ये ट्रस्ट सड़क सुरक्षा पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में आम लोगों को प्रशिक्षण देने में विशेषज्ञ है। हाँ, और लेकिन 20 फरवरी 1937 को अजमेर राजस्थान में जन्मी डॉक्टर टंडन ने 1961 में राजस्थान विश्वविद्यालय से MBBS, 1968 से SMS, मेडिकल कॉलेज जयपुर से DA एनेस्थीसिया और वर्ष 1972 में MS एनेस्थीसिया की डिग्री प्राप्त करी। उन्हें यूनाइटेड किंगडम के रॉयल लिवरपूल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलोशिप प्राप्त हुई। वहां रहते हुए उन्होंने गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों का जीवन बचाने के लिए यूके के NHS द्वारा प्रथम रिस्पॉन्डर के रूप में जनता के प्रशिक्षण को बारीकी से देखने के अवसर का लाभ उठाया। बिल्कुल, और डॉक्टर टंडन ने जम्मू कश्मीर लोन हॉस्पिटल, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की प्रमुख वरिष्ठ प्रोफेसर और अधीक्षक के रूप में भी काम किया है। पिछले 3 दशकों से वो सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को कम करने की दिशा में निरंतर काम कर रही हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं तो अक्सर लोग डरते हैं। ऐसे समय में अगर चिकित्सा सही समय पर मिले तो अच्छा होता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई सारे ऐसे घबराहट भी होती है कुछ लोगों को, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि अरे कौन ऐसे, मतलब जो शब्द इस्तेमाल वो लोग करते हैं ज्यादातर कि झमेलों में कौन फंसे करके। लेकिन हमारा ऐसा मानना है और या ऐसा किया जाना चाहिए कि मतलब जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी का जीवन यदि हम समय रहते उसको सहायता करके बचा सकते हैं तो बाकी की प्रक्रियाएं अलग हैं। और अब तो वैसे भी थोड़ा सा सहूलियत भी प्रदान की जाती है, सरकार की तरफ से भी की जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी, और इसी तरह 1995 में इन्होंने यानी कि डॉक्टर माया टंडन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर टंडन ने उसी वर्ष डॉक्टर M.N. टंडन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और एक मिशन के रूप में भारत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने का काम शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने AHA और यूरोपियन रजिस्ट्रेशन काउंसिल के दिशा निर्देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक बेसिक लाइफ सेविंग पाठ्यक्रम भी तैयार किया, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जा सके, उनको जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बचाया जा सके। और इस उम्र में भी वो लगातार काम कर रही है और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। बिल्कुल। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आखिरकार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। कर
करना था इनकार, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। छोड़ो रहने दीजिए ये झूठे अफसाने, ऐसा क्या है तुमने, चल झूठी ऐसा क्या है तुमने कि हम हो दीवाने। फिर भी तुमने ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो स्वप्निल तुम कुछ बता रही थी, कुछ कमेंट आया है ऐसा कह रही थी तुम। सखी सहेली में हमारे सभी साथी जो सुनते हैं कार्यक्रम और उसके विषयों से रिलेटेड सारी बातें बताते हैं, तो उन्हीं में हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बताया है, क्योंकि हम लोग आज सखी विशेष में माया टंडन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जयपुर की माया टंडन ने सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए काम किया है और उन्होंने एक एनजीओ बनाकर लोगों को तुरंत उपचार देने की ट्रेनिंग की है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विशेष एक ट्रेनिंग की इन्होंने व्यवस्था कराई है जिससे कि लोग जागरूक हो सके। और उन्होंने रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर भी ध्यान देने की एक विशेष सलाह दी है। उनके प्रयासों से पूरे प्रदेश में घायलों की जान बचाने की मुहिम छेड़ी हुई है। तो क्यों ना अब इसी के साथ एक अंतराल ले लें। हाँ बिल्कुल। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और हम बात कर रहे थे सखी विशेष में डॉक्टर माया टंडन के बारे में। तो डॉक्टर माया टंडन ने दुर्घटना के बाद देखभाल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जीवन सुरक्षा की मान्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायता संस्था को जनवरी 2014 में पंजीकृत किया गया था और आज इसके पास देश में बढ़ती सड़क दुर्घटना, मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता की संख्या कम करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समर्पित पेशेवरों की एक विशाल टीम है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा काम भी है ना नेहा कि एक साथ अगर अधिक टीम की तरह मतलब अधिक सदस्यों को जोड़कर एक टीम की तरह काम नहीं करें तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्टर टंडन 87 वर्ष की उम्र में भी एक सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के अथक प्रयास कर रही हैं। इन्हें 2004 में चौथे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद पुरस्कार, 2006 में IRT प्रिंस मेडिकल अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार से भी नवाजा गया है इनके प्रयासों को महत्व देते हुए। इसके अलावा 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा जिला सड़क सुरक्षा पुरस्कार, 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2019 में IIT दिल्ली में भारतीय सड़क सुरक्षा अभियान द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रभावशाली और उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इनकी जो कार्यशैली है, इनका जो कार्यक्षेत्र है, वो चूंकि किसी की जिंदगी बचाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा काम है और है। बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके इसी अथक कार्य और परिश्रम के लिए इस वर्ष इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तो बात रही सखी विशेष की, और ये सब प्रेरणा की बातें होती है ना, मतलब एक इंसान को थोड़ा सा ये विश्वास दिलाने का, ये भरोसा दिलाने का और जागरूक बनाने का भी काम करती हैं ऐसी हस्तियों के बारे में बातचीत। बिल्कुल। और अब क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। हाँ, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तो स्वप्निल, हम कभी-कभी मदद मांगने से हिचकिचाते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कभी किसी ना किसी मामले में हो सकता है संकोच की वजह से, कई बार लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा उसे मतलब लेकर। हाँ, कहीं हमारे मतलब अपेक्षाओं पर सामने वाला खरा नहीं उतरा, या फिर किसी ने हमको हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच लिया, अरे ऐसा, तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और हम संकोचवश मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें हमें संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये है, थोड़ा हम मेडिकल रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे कल है भारतीय अंगदान दिवस, तो अंगदान जो है ये एक बहुत अच्छा दान भी है, और चूंकि अगर किसी को जरूरत है तो उसे इस तरह की मदद लेनी भी चाहिए। बिल्कुल, और अगर क्योंकि मदद लेने में जैसे हम लोग बात करें ना, संकोच करते हैं या शर्माते हैं या थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट रहती है, पर इस मामले में यदि हम ऐसी हिचकिचाहट रखेंगे तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल,
तो कल है भारतीय अंगदान दिवस। अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण की जरूरत वाले लोगों और उपलब्ध दाताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बड़ा अभियान, जिसे अंगदान जन जागरूकता अभियान कहते हैं, को शुरू किया जा रहा है। एक अंगदाता लगभग ऐसा कहते हैं कि 8 लोगों की जान बचा सकता है, जो कि पीड़ित लोगों के लिए आशा की एक किरण है। और सरकार ने अंगदान वितरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसको शॉर्ट में नोटो भी कहते हैं, इसकी स्थापना की है ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अंगदान जन जागृति अभियान का उद्देश्य मस्तिष्क स्टेम मृत्यु और अंगदान से उसके संबंध के बारे में जनता को जागरूक करना है। साथ ही अंगदान के बारे में फैली आम गलतफहमियों को दूर करना है। कई लोगों के मन में ऐसी कुछ गलतफहमियां होती हैं कि अंगदान अगर किया जाएगा तो जो लोग अंग ले रहे हैं यानी कि दान ले रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसे रोग भी आ जाएंगे जो मृत व्यक्ति में थे। इस तरह की कुछ गलतफहमियां होती हैं, इन्हें दूर करना है। बिल्कुल दूर भी करना है। साथ ही साथ ये भी है कि मतलब ये सब कुछ एक विशेषज्ञों की देखरेख में होता है, डॉक्टर्स की देखरेख में होता है। तो इसके बारे में मतलब अगर हम नहीं जानते हैं तो ऐसा है कि डॉक्टर से मिलें, उनसे बात करें, बेकार में फैलाई हुई भ्रांतियों में ना आए। और ऐसे में क्योंकि अगर भ्रामक बातों में आ गए तो नुकसान भी होता है। जैसे हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि अंगदान को शल्य चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंग या ऊतक प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, और यही बात हम अभी बता रहे थे। और अंग की विफलता या बीमारी के चोट के कारण होने वाले नुकसान के कारण प्राप्तकर्ता प्रत्यारोपण करवाता है या करता है। अंगदान चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उन्नति का प्रतीक है। इसी तरह एक और साथी हमारे लिख रहे हैं कि अंगदान दिवस भारत में प्रतिवर्ष, इन्होंने 13 अगस्त लिखा है, गलती से लिखा होगा, 3 अगस्त को मनाया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अंगदान के महत्व को समझने के साथ ही अंगदान करने के लिए आम इंसान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी संगठन और दूसरे व्यवसायों से संबंधित लोगों द्वारा हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। अंगदान दाता कोई भी हो सकता है जिसका अंग किसी अत्यधिक जरूरतमंद मरीज को दिया जाता है। मरीज में प्रतिरोपण करने के लिए आम इंसान द्वारा दिया गया अंग ठीक ढंग से सुरक्षित रखा जाता है जिससे समय पर उसका इस्तेमाल हो सके। किसी के द्वारा दिए गए अंग से किसी को नया जीवन मिल सकता है। बिल्कुल, और ये जो प्रत्यारोपण या अंगदान का विषय है, ये है भी इसी भावना के अंतर्गत कि मृत्यु के बाद भी जीवन शुरू हो सकता है। क्योंकि जब किसी मृत व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है या उसके अंग में कोई समस्या आ गई है लगाया जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि आपकी यदि आंखें गई हैं, आपका तो जीवन चला गया, पर आपकी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति संसार देख सकता है, किसी का दिल धड़क सकता है और कोई और अंग है वो कार्य कर सकता है, तो उसके जीवन की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी महत्वपूर्ण अंग यदि खराब हो जाता है तो जीवन को जारी रखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के अंग की जरूरत होती है। कई बार ब्रेन डेथ, मतलब जिसको मस्तिष्क रूपी मृत्यु माना जाता है, उसके बाद भी अंगदान की प्रक्रिया के द्वारा अंग प्रत्यारोपण की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ अफवाह और भ्रम की वजह से आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो अंगदान करते हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी बहुमूल्य जान को हम बचाने से चूक जाते हैं। तो ऐसा है, मतलब थोड़ी सी जानकारियां रखें और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भ्रामक स्थितियों से बचें, तो ऐसा करके थोड़ी सी चीजें करते हुए चीजों को सही संभाला जा सकता है। और जीवन को बढ़ाने के लिए एक और चीज है जो काफी फायदेमंद होती है, संगीत। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,
ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे ला 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 ला, ला 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 ला, 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 ला 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 ला, ला 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 ला, 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 ला 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 ला, 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 ला 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 ला
तो क्यों ना अब एक अंतराल ले लिया जाए, समय हो गया है। बिल्कुल।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम। और चूंकि हमारी चर्चा हो रही थी अंगदान को लेकर, तो हमारे एक साथी ने कमेंट किया है कि क्या अंगदाता बनने के लिए कोई आयु सीमा है। और फिर इन्होंने जवाब देते हुए लिखा है, अंगदाता बनने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। कुछ या सभी अंग या ऊतक प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, इसका निर्णय हमेशा दान के समय चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जिसमें आपके चिकित्सा, यात्रा और सामाजिक इतिहास को ध्यान में रखा जाता है। क्या बच्चे एनएचएस अंगदाता रजिस्टर में शामिल हो सकते हैं? माता पिता और संरक्षक अपने बच्चों का पंजीकरण करा सकते हैं तथा बच्चे स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय स्कॉटलैंड में 12 वर्ष से कम आयु के तथा ब्रिटेन के शेष भागों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दान देने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक होगी। बिल्कुल, और सहमति के बिना तो नहीं ही होती है ये सारी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अंगदान के बारे में फैली जो आम गलत फहमियां हैं उनको भी दूर करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम बात कर भी रहे थे, इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों खराब कराना शरीर। बहुत बार ऐसा भी लोगों में देखा गया है कि बिल्कुल। मतलब नहीं, हमारा व्यक्ति जो चला गया है, भले ही वो संसार से चला गया, तो जाते जाते उसके जो अंग सही हैं वो दिए जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि मतलब ये जो परिस्थिति होती है बहुत दुखद होती है, हम भावनात्मक रूप से टूटे हुए होते हैं, लेकिन ऐसी सलाह दी जाती है कि जब भी आपके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो आप जरूर से विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा करें और जो अंग दान किए जा सकते हैं उनका दान जरूर करें। बिल्कुल, और इस बारे में सरकारी व्यवस्थाएं भी बहुत हैं। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से मिल करके, यदि आप इच्छा रखते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी संभावना आपके घर में किसी व्यक्ति की है जिसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो, आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कि शायद अब जीवन उतना शेष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कार्य कर सकते हैं जिससे कि आप किसी और के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहायक बन रहे हैं। जी, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर उसने अपने मृत्यु से पहले बताया है या कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ही वो दान कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में भी घर वाले जो होते हैं, उनके रिश्तेदार जो होते हैं, वो इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन इस निर्णय में यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अनैतिक अंग प्रत्यारोपण के जो जाल फैले हुए हैं, मतलब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, आपने नहीं समझा और वो सरकारी नहीं है या कोई सही व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे में आपको जरूरी है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में मिले, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो। क्योंकि ऐसे नॉर्मल या किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर के ऐसी गलतफहमी में ना फंसे, तो जरूरी है कि आप सरकारी अस्पताल का रुख करें और वहां के डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी एक कुछ अच्छा महसूस करते हैं। दान देने के बाद हमेशा ही अच्छा महसूस होता है, तो आप खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। और दान पाने वाले की आंखें, जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी परिजन की आंखें डोनेट की हैं, तो जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी आंखों में जो चमक आप देखते हैं, तब आपको अपने उस व्यक्ति की झलक दिखाई देती है जिसके अंगों को आपने दान किया है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इस एक व्यक्ति के जीवन में उजाला आया है, उससे जुड़े, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसके माता पिता, उसके भाई बहन, परिवार के हर सदस्य के आंखों में एक अलग तरह की चमक आती है। और उन आंखों में सिर्फ चमक ही नहीं होती है, कृतज्ञता के भाव भी होते हैं कि आपने उनके जीवन में कैसे रंग और रोशनी फैला दी है। तो ये बात सिर्फ आंखों की नहीं है, शरीर के हर अंग की है और चेहरे की चमक और मुस्कुराहट की है। क्योंकि किसी के जीवन में हमारी मदद से अगर उजाला आ रहा है तो हमारे लिए ये गौरव और सौभाग्य की बात है। और अब अगर हमारे श्रोताओं की मुस्कुराहट को भी बनाए रखना है तो एक गीत सुनना जरूरी है। बिल्कुल।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। क्या बात है नेहा, बहुत अच्छा गीत सुनवाया। श्रोताओं के साथ साथ हमें भी बड़ा मजा आया। ये गीत की जो संगीत की जो छोटी छोटी खुराक होती है ना, ये लेती रहनी चाहिए। इससे हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है और हमारा तनाव कम होता है। क्या बात कही है तनाव की। तनाव तो मतलब देखो आजकल जीवन में हर व्यक्ति हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, और खासकर हमारे अभिभावक वर्ग वो तो जरा ज्यादा ही तनाव में है, क्योंकि आजकल बच्चे जैसे ना थोड़ा ज्यादा ही चंचल हो रहे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे चंचल ना हो तब भी अभिभावकों को तनाव होता है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि मतलब अलग अलग तरीके के तनाव हैं। तो चूंकि क्या है, अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य की चिंता को लेकर अभिभावकों में तनाव होना आम बात है। भागदौड़ वाली जिंदगी और घर के कामों के बीच सामंजस्य बैठाने में थकान होना भी आम बात है। अपने बच्चों को हर क्षेत्र में परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट पेरेंटिंग का दबाव भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बच्चों को ऑलराउंडर बनाने की चाहत में अभिभावकों का अभिभावक जो है वो तनाव का शिकार होने लगे हैं। ये जो तुमने बिंदु उठाया है ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो ऑलराउंडर बनाना या हर क्षेत्र में अपने बच्चे को आगे ही रखना, या देखो मतलब ऐसा देखने को आता है बच्चा सुबह सुबह स्कूल जा रहा है, लौट कर आ रहा है तो उसे किसी न किसी एक्टिविटी में भेज दे रहे हैं, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, मतलब या फिर कोई और शारीरिक श्रम वाली ऐसे स्विमिंग के लिए भेज देते हैं, खेल में किसी एडमिशन करा दिया है, फिर लौट कर आ रहा है तो ट्यूशन या तो घर पर पढ़ रहा है, आप पढ़ाने बैठ रहे हैं या भेज दे रहे हैं कहीं। तो मतलब ले दे के बच्चे का बचपन तो जैसे उसे स्वाभाविकता मिल नहीं रही है। और इस चक्कर में बच्चे के साथ साथ अभिभावकों को भी तनाव आता है। उनमें एक उनके दिमाग में एक हौड़ सी लगी होती है कि किस तरह हम अपने बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट बनाएं कि वो हर क्षेत्र में आगे रहे। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा हर क्षेत्र में आगे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमारा एक छोटा सा उदाहरण हमारे घर में ऐसे दिया जाता था इस बात को लेकर के कि आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं और पांचों का आकार अलग अलग है। तो एक ही हाथ में जब 5 अलग आकार की उंगलियां हैं तो एक ही व्यक्ति में आप इतने सारे मतलब गुण कैसे आप ढूंढते हैं या कैसे आप प्रयास करते हैं। और इसी सब के चक्कर में ना जो अभिभावकों का तनाव है, इसका असर जो है वो बच्चों पर भी आ रहा है। जैसे अभिभावक है थोड़ी थोड़ी बात पर अब उनके नंबर कम आ गए तो उस पे नाराज हो रहे हैं। हाँ, और खेल में पिछड़ गया तो गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसे में ना बच्चों पर भी चिड़चिड़ाने और गुस्से की आदत का मतलब ऐसा प्रभाव देखा जा रहा है। कई बार हमें समझ में भी नहीं आता कि हम तनाव में हैं। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे शारीरिक या भावनात्मक थकावट महसूस होना, पेरेंटिंग को लेकर शर्मिंदगी महसूस होना। कुछ माता पिता ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से सिखा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इस तरह की शर्मिंदगी वो महसूस करते हैं। ये बात इसलिए भी बहुत तुमने सही बताई कि मतलब ये जो पेरेंटिंग में शर्मिंदगी महसूस करना, ये होता क्या है ना कि जब हम सही, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा होड़ लगा रखी है, तो उसको स्वाभाविक रूप से, एक कली को स्वाभाविक रूप से फूल बनने देना बहुत जरूरी है प्राकृतिक रूप से।
अगर उस पर हम बहुत दबाव डालेंगे तो या तो उसका आकार बिगड़ जाएगा और या फिर उसका रंग बेरंग हो जाएगा। तो यही कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बच्चों में गुस्सा बढ़ना, जिद बढ़ना, कहीं पर भी कुछ भी कह देना। और जब आप बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव डालेंगे ना, तो बच्चे और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है उस रिश्ते को, क्योंकि बच्चे इस दबाव में आ जाते हैं कि हमें ये करना है, और इस चक्कर में उनका भी जो उनका खुद का एक स्वभाव है, हाँ, जो उनकी खुद की ग्रोथ है, वो भी कहीं ना कहीं रुकावट आती है उसमें। इस तरह के तनाव के कई कारण हो सकते हैं स्वप्निल, जैसे काम का बोझ। अक्सर जब हमारे पास काम का बहुत सारा बोझ होता है तो समझ नहीं आता है कि किस तरह से उसे मैनेज किया जाए, और इसी चक्कर में हमें तनाव होता है। बिल्कुल, साथ ही साथ ये जो सहयोग ना मिल पाने की भावना है ना, जैसे बांटा, मतलब ऐसा देखा जाता है कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समाज में ये बात देखी जाती है कि ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, उनके व्यवहार और उनके हर चीज से जो संबंध है वो माँ को, हाँ, और बाकी जो है इसकी जिम्मेदारी घर के सारे लोग और लोगों की है। तो इतना शायद तनाव एक व्यक्ति पर नहीं आएगा। कामकाजी महिलाएं होती है तो उन्हें ज्यादा तनाव होता है, घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है। अगर ऐसे में घर के लोग अगर मदद करें तो और अच्छा होगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ ना ऐसा करने के बाद जब कुछ अच्छा करते हैं महिलाएं या पुरुष जो भी है, मतलब बच्चे की देखभाल जो कर रहा है वो यदि कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, तारीफ ना मिलना भी तनाव का कारण हो सकता है। अच्छा, ये बताओ इस तनाव से निपटने के लिए क्या किया जाए? करेंगे कुछ ना कुछ, निपटने के तरीके भी बताएंगे, पर क्यों ना एक गीत चला लिया जाए। बिल्कुल। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। अभिभावकों में तनाव का कारण निरंतर भूतकाल में रहने वाले अभिभावक बच्चों से संवाद नहीं कर सकते, जबकि बच्चे निरंतर वर्तमान में जीते हैं, आनंदित रहते हैं और हम हमारे जीवन में घटे प्रसंग और घटनाओं का निरंतर स्मरण करते रहते हैं। नकारात्मक बातें सुनकर बच्चे अपने मन पर ले लेते हैं। हम अपने अपराध स्वीकार कर लें, जिससे हमारे मन में तनाव कम होगा। हमारी प्रामाणिकता देख बच्चे भी उसी राह पर चल सकते हैं। प्रत्येक बच्चे में ईश्वर है, ये मानकर इससे मानक व्यवहार करना चाहिए। नियमित सकारात्मक संवाद करने से तनाव दूर हो सकता है, ऐसा हमारे एक श्रोता साथी बता रहे हैं। बिल्कुल, और हम लोग बात भी कर रहे थे ना निपटने के तरीके इस तनाव से। तो देखो ऐसा है कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालना, अपनी कुछ पसंद का काम करना, थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान देना और कुछ कलात्मक या कलाकारी से जुड़ जाना और साथ ही साथ संगीत, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत जरूरी खुराक है। तो ये चीजें थोड़ा सा इन तनावों से निपटने का। हाँ, सुपर मॉम बनने की कोशिश ना करें। कई बार मम्मियों को लगता है कि हम सुपर मॉम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लेके नहीं चलना चाहिए। सुपर मॉम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब जरूरत पड़े लोगों से मदद मांगनी चाहिए और जिम्मेदारियों को आपस में बांट लेना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से हमारा तनाव हल्का होता है। और एक सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे से हमने ये विषय उठाया था, कि मतलब किसी अपने तरह से अपने बच्चे को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उस पर और अपने आप पर बोझ ना बढ़ाएं, कंपैरिजन ना करें। बिल्कुल, कंपैरिजन बिल्कुल ना करें कि वो ऐसा है, उनका फला का बच्चा तो ऐसा है वैसा है करके इस तरह से नहीं करें। और क्योंकि अगर बच्चे उस पर खरे नहीं उतरते हैं ना, तो खुद को भी दुख होता है और बच्चे को तो जो अलग तरीके का तनाव बढ़ता है वो अलग ही है। तो इस तरह अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम अपना तनाव भी और बच्चों का तनाव भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लिया जाए। हाँ, और उसके बाद फिर खाने पीने की बातें। पिया पिया बोले
नाश्ते का समय हो रहा है और अब जल्दी से कुछ अच्छा सा हमें बताना होगा श्रोताओं को। तो क्या बता रही हो? दही दलिया बताने वाले हैं। और दही दलिया बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? गेहूं दलिया 1 कप भुना हुआ, पानी 2 कप, नमक आधा छोटा चम्मच, दही 1 कप, घी 1 छोटा चम्मच, साबुत लाल मिर्च 1। और साथ ही साथ आप ले सकते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में 3-4 बारीक कटी हरी मिर्च। वैसे ये हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से, अगर तीखा खाते हैं तो बढ़ाइए, कम तीखा खाते हैं तो कम कर लीजिए। 1 बारीक कटा प्याज, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच मूंगफली और थोड़ा सा छोटा चम्मच राई, 1 चम्मच हरा धनिया और अनार के दाने सजावट के लिए चाहिए होंगे। और किस तरह बनाना होगा वो बता दें? बिल्कुल। दलिया को नमक और पानी के साथ कुकर में तेज आंच पर 3 सीटी में पका लें। दलिया ठंडा हो जाए तो इसमें दही और लाल मिर्च पाउडर मिला लें। अब एक पैन में घी गर्म करके राई और मूंगफली भूनकर प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को कुछ मिनट तक भूनें। और फिर इसमें दही वाला दलिया डाल करके 3 से 4 मिनट तेज आंच पर पकाएं और फिर आंच बंद कर दें। और ये ध्यान रखना है कि दही डालने के बाद उसको मतलब आंच पे नहीं छोड़ना है, वरना दही जो है क्या फटने सा लगता है, तो इसका ध्यान रखें। और फिर उसके बाद जब उतार देंगे आप तो हरे धनिये से और अनार के दानों से सजा करके परोसें। है तो दलिया बिल्कुल कहने के लिए आम रोज की बनने वाली चीज, लेकिन अगर थोड़े से कुछ उसके सामग्री को बदलाव कर दिया जाए तो उसके स्वाद और रंगत दोनों बदल जाता है। और बाकी दलिया जो है ना वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी है। और अलग अलग स्वाद में बनाकर खाइए, क्योंकि ज्यादातर एक जैसा बनाते रहो ना तो मन भी नहीं करता। अलग अलग करेंगे तो खाने में भी स्वाद आएगा और खाने वालों को मजा भी आएगा। खैर अब लेकिन इशारा कर रही है घड़ी की सुइयां कि अब ज्यादा मजे का वक्त बचा नहीं है हमारे पास, चलना चाहिए। तो क्या किया जाए, आज्ञा ली जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम संपन्न करने की दे आज्ञा नेहा अगरकर देसाई और स्वप्निल श्रीवास्तव का नमस्कार स्वीकार करें। सखी सहेली।